हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल नीलू कुमार पर, जहां हम पढ़ रहे हैं अप्लाइड फिजिक्स सेकंड। और अप्लाइड फिजिक्स सेकंड में प्यारे बच्चों, अब तक हम लोग 3 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं और ये हम चौथा चैप्टर पढ़ रहे हैं इसमें, जिसका नाम है सेमीकंडक्टर फिजिक्स। और मैंने आपको पहले ही बताया था कि सेमीकंडक्टर फिजिक्स जो चैप्टर है वो सेकेंड सेमेस्टर के लिए सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो आप लोगों को ये चैप्टर ध्यानपूर्वक पढ़ना है, जिससे कि एग्जाम में कोई क्वेश्चन आपसे छूट ना पाए, ठीक है ना। तो सेमीकंडक्टर फिजिक्स में जो अब तक मैंने पढ़ाया वो पढ़ाया कि व्हाट आर सेमीकंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं, मैंने पूरा डिटेल में बताया था। एंड क्लासिफिकेशन ऑफ सेमीकंडक्टर, आल्सो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर्स, ये भी मैं आप लोगों को पूरा करा चुका हूँ। एंड बोथ टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर सच एज पी टाइप सेमीकंडक्टर एज वेल एज एन टाइप सेमीकंडक्टर, मैंने फुल डिटेल आप लोगों को इनके बारे में बता रखी है। और मैंने जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस टॉपिक से बन सकते हैं, सेमीकंडक्टर वाले टॉपिक से, वो भी मैं आप लोगों को करा चुका हूँ। बाकी मैं बीच बीच में जैसे आप लोगों से बोलता रहता हूँ कि ये क्वेश्चन एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो उस क्वेश्चन को आप लोग साथ साथ एक नोटबुक पर नोट करते जाइए, जिससे कि जब भी आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे उस टाइम पर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी रिवाइज करने में। क्योंकि जब आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे उस टाइम पर आपको वीडियो देखने का टाइम नहीं होगा, उस टाइम पर तो आपको एक साथ बहुत सारी चीज़ें रिवाइज करनी है, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों, आप लोग आराम से पढ़िए, समय है, काफ़ी है, ध्यानपूर्वक पढ़ते रहिए, घबराने की आवश्यकता है नहीं। दूसरी चीज़ ये है, आप लोगों को मैं फिर से कंटेस्ट करा दूं कि आप लोगों के एग्ज़ाम हर हाल में होने ही होने हैं। और जो सेकेंड सेमेस्टर हम लोगों का सेकेंड सेम, जिसमें ये जो एग्ज़ाम होगा वो सेकेंड सेमेस्टर में आपके केवल 2 पेपर होंगे। केवल कितने? केवल 2 पेपर। और दोनों पेपर में जैसे आपके पास अगर 5 सब्जेक्ट हैं तो दोनों पेपर में आपको सब्जेक्ट बांट दिए जाएंगे, एक में 3 आ गए, दूसरे में 2 आ गए, 5 हो गए। अगर आपके पास 6 सब्जेक्ट है तो एक में 3 आ गए, दूसरे में भी 3 आ गए। तो इस तरीके से मतलब ये चीज़ निश्चित कर लीजिए कि आपके जो सेकेंड सेमेस्टर है उसमें केवल 2 पेपर होने हैं। कितने होने हैं? 2। और उन 2 पेपर्स में से जो भी आपके सब्जेक्ट हैं वो उसी हिसाब से आपके पेपर में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाएंगे और उसी हिसाब से उनके क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाएंगे। सपोज दैट पहले पेपर में अगर आपके उसने दो पार्ट दे दिए, पहले पेपर में उसने 2 सब्जेक्ट दे दिए आपको, मैंने माना कि आपका फर्स्ट पेपर हुआ, उसमें आपको सब्जेक्ट दिए उसमें 2, ठीक है। अब मैंने मान लिया कि उसमें एक तो फिजिक्स आ गया, ठीक है, पहला फिजिक्स आ गया, दूसरा आ गया BEE। ये मैं इलेक्ट्रिकल की बात कर रहा हूँ क्योंकि BEE इलेक्ट्रिकल में एक सब्जेक्ट होता है। तो ये जो पेपर होगा पूरे पेपर में 50 क्वेश्चन होंगे। कितने होंगे? 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे जो आपके पेपर होने हैं। उसमें कोई सब्जेक्टिव पेपर नहीं है, कोई सब्जेक्टिव कोई आंसर नहीं लिखना है आप लोगों को, केवल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो अगर इस तरीके से होता तो 50 क्वेश्चन आते हैं तो 25 हो जाएंगे फिजिक्स के और 25 हो जाएंगे आपके पास BEE के। और जो टोटल टाइमिंग होगी पेपर की वो 1 और 30 मिनट्स, मतलब या तो 90 मिनट बोल दें, 1 और 30 मिनट ये पेपर की टाइमिंग होगी आपकी। तो आप लोगों की अच्छे से ध्यान करना है, अच्छे से पढ़ना है इसको। तो अगर आपके 3 सब्जेक्ट आते हैं तो उसी हिसाब से आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाएंगे। जस्ट दैट अगर 3 हैं तो फर्स्ट में 17, सेकंड में भी 17, थर्ड में 16, या ऐसा भी हो सकता है 16 वो किसी भी एक में दे सकता है, जरूरी नहीं कि थर्ड में ही दे, ठीक है ना। तो आप लोग इस चीज़ को निश्चित कर लीजिए कि आपके पेपर होने ही होने हैं। तो ये जो सब्जेक्ट हम पढ़ रहे थे अप्लाइड फिजिक्स सेकंड, उसमें जो चैप्टर चल रहा था सेमीकंडक्टर फिजिक्स, उसमें मैंने आपको PN जंक्शन डायोड पूरा पढ़ा दिया। एंड देयर आर ए प्रैक्टिकल ऑफ PN जंक्शन डायोड इन फॉरवर्ड बायसिंग एंड रिवर्स बायसिंग ऑल्सो, सो वी कैन कंप्लीट इट। मैं आप लोगों को इसकी वीडियो बना के डाल दूंगा और आप लोग जो भी रीडिंग्स होंगी मैं उनको भी आप लोगों को बोर्ड पे लिख के बता दूंगा। तो आप उन रीडिंग्स को अपनी कॉपी पर नोट डाउन कर सकते हैं, क्योंकि उन्हीं रीडिंग से आपका प्रैक्टिकल हो जाएगा। बाकी जो भी प्रैक्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, एक्सरसाइज होगी, वो मैं आपको वीडियो में करा दूंगा। और फिलहाल आप लोगों को ये अच्छे से पढ़ना है कि PN जंक्शन डायोड क्या होता है एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, BI कैरेक्टरिस्टिक्स, जिसको हम वोल्टेज और करंट कैरेक्टरिस्टिक्स बोलते हैं। इन दोनों के बीच में जो हम रिलेशनशिप पढ़ते हैं वोल्टेज और करंट के बीच में, वो PN जंक्शन डायोड की कैरेक्टरिस्टिक्स कहलाता है। तो इसको हम BI कैरेक्टरिस्टिक्स भी बोलते हैं। एंड नंबर फर्स्ट मैं आप लोगों को फिर से एक बार रिवाइज कर दे रहा हूँ कि इस चैप्टर में आप लोगों ने जो अब तक पढ़ा है उसमें मोस्ट इंपोर्टेंट कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आप लोगों को दोबारा फिर से पढ़नी है। देखिए मैं आप लोगों को यहाँ पे लिख के बताता हूँ, ठीक है ना। नंबर पहला, ये जो सेमीकंडक्टर फिजिक्स में हम लोगों ने पढ़ा था व्हाट आर सेमीकंडक्टर्स,
वो क्या होते हैं। हमने सेमीकंडक्टर फिजिक्स में जो सेमीकंडक्टर्स का क्लासिफिकेशन था, या फिर कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर, मतलब जो पदार्थ थे हमारे, उनका जो क्लासिफिकेशन था, मैटर का क्लासिफिकेशन, वो हमने पहले पढ़ा था रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी के बेस पे, कि मतलब रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी के बेस पे हमने कैसे मटेरियल्स को डिवाइड किया था एक दूसरे में, कि कौन सा मटेरियल कंडक्टर होता है, कौन सा सेमीकंडक्टर होता है, एंड कौन सा इंसुलेटर होता है। तो हम लोगों ने वो चीज़ पढ़ी थी। दूसरा हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा था उसके बाद सेमीकंडक्टर का, कि सेमीकंडक्टर कितने टाइप्स के होते हैं, वो भी पढ़ रखा था हमने, ठीक है ना। बाकी पी एन जंक्शन डायोड भी मैंने पढ़ा था, कैसे हम बनाते हैं। पी एन जंक्शन डायोड के वी आई कैरेक्टरिस्टिक भी हमने पढ़े थे। और पी एन जंक्शन डायोड के जो हमने ग्राफ थे फॉरवर्ड बायसिंग और रिवर्स बायसिंग में, वो भी हमने बनाए थे। लेकिन आप लोग जो इसमें पढ़ेंगे, एक बार फिर से घर पे जाकर देखेंगे कि पी एन जंक्शन डायोड में जब हम बायसिंग करते हैं, तो चाहे वो फॉरवर्ड बायसिंग हो, इवन दिस इज रिवर्स बायसिंग, इफेक्ट ऑन डेप्लीशन लेयर। व्हाट इज द इफेक्ट ऑन डेप्लीशन लेयर ऑफ बायसिंग इन पी एन जंक्शन डायोड? ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है एग्जाम में, इन फॉरवर्ड बायसिंग एज वेल एज इन रिवर्स बायसिंग। मतलब फॉरवर्ड बायसिंग में क्या इफेक्ट पड़ता है पी एन जंक्शन डायोड पर, या रिवर्स बायसिंग में पी एन जंक्शन डायोड पर क्या इफेक्ट पड़ता है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे बेटा, इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे एप्लीकेशंस ऑफ पी एन जंक्शन डायोड। तो पी एन जंक्शन डायोड के एप्लीकेशंस होते क्या क्या हैं। तो जो पी एन जंक्शन डायोड है बेटा, वो मेन रूप से रेक्टिफायर के रूप में यूज़ किया जाता है। किसके रूप में? रेक्टिफायर। इसको हम हिंदी में अगर बोलना चाहें तो रेक्टिफायर को हम बोलते हैं दो लेत्र ना, रेक्टिफायर, दृष्टकारी। हिंदी बोलते हैं इसको दृष्टकारी। एक्चुअली जो दृष्टकारी शब्द है वो बना किससे, जरा देखो पहले। दृष्ट का मतलब होता है डायरेक्ट। तो डायरेक्ट करंट, मतलब हमारे पास जो दृष्टकारी है क्या करता है, वो दृष्ट कर रहा है, डायरेक्ट करंट को क्या कर रहा है, डायरेक्ट कर रहा है। मीन्स एक ऐसी डिवाइस। तो सबसे पहले दृष्टकारी क्या होता है ये जान लेनी चाहिए। अच्छा, उससे पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूं कि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होती हैं वो मेन रूप से 3 टाइप्स की होती है। नंबर फर्स्ट, अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को बताऊं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को हमने 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा है, ठीक है ना। नंबर फर्स्ट रेक्टिफायर, नंबर सेकेंड रेक्टिफायर हो गया, दूसरा एम्पलीफायर, एंड नंबर थर्ड ऑसिलेटर। तो इन तीनों चीज़ों को समझिए। जो भी हमारी पूरी फिजिक्स है उसमें अगर हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आर ऑफ 3 टाइप्स, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस 3 प्रकार की होती हैं, 3 टाइप्स की होती हैं। नंबर फर्स्ट रेक्टिफायर। एंड व्हाट इज द वर्क्स फंक्शन ऑफ रेक्टिफायर? रेक्टिफायर इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू कन्वर्ट एसी करंट टू डीसी करंट, ठीक है ना। तो रेक्टिफायर एक ऐसी डिवाइस होती है जिसकी सहायता से हम एसी करंट को डीसी में कन्वर्ट करते हैं। मीन्स एसी टू डीसी। तो ये तो हुई पहली डिवाइस रेक्टिफायर। तो रेक्टिफायर समझ में आ गया कि रेक्टिफायर एक ऐसी डिवाइस होती है, एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है जिसमें अगर हम इनपुट में एसी सिग्नल देते हैं तो ये हमें आउटपुट में डीसी सिग्नल प्राप्त आउटपुट में हमें डीसी सिग्नल प्राप्त करके दे देगा, ठीक है। दूसरा एम्पलीफायर। एम्पलीफाई का मतलब क्या होता है? एम्पलीफाई को हिंदी में बोलते हैं प्रवर्धन। प्रवर्धन क्या बोलते हैं हम? प्रवर्धन। तो एम्पलीफाई का मतलब क्या होता है? एम्पलीफाई का मतलब होता है कि हमने इसको चाहे डीसी दिया या एसी दिया, लो डीसी या लो एसी को हाई डीसी या हाई एसी में कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस होता है, इसके लिए हम जो डिवाइस उस प्रोसेस को बोलते हैं एम्पलीफिकेशन। क्या बोलते हैं? एम्पलीफिकेशन। और उस डिवाइस को जिस डिवाइस की सहायता से हम ये प्रोसेस करते हैं उस डिवाइस को हम बोलते हैं एम्पलीफायर। सो एम्पलीफायर इज एन डिवाइस विच इज यूज्ड टू कन्वर्ट लो वोल्टेज टू हाई वोल्टेज, इवन इट इज एसी वोल्टेज और इट इज डीसी वोल्टेज। बात क्लियर होगी ना? तो मेरे पास 2 डिवाइसेस होगी। पहली होगी मेरे पास रेक्टिफायर। रेक्टिफायर इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू कन्वर्ट एसी अल्टरनेटिंग करंट टू डायरेक्ट करंट। And second, amplifier. Amplifier is a device which is used to
एम्पलीफाई वोल्टेज, चाहे वो वोल्टेज डीसी हो चाहे वोल्टेज एसी हो। नंबर थर्ड ऑसिलेटर, ये ऑसिलेटर और ये जो रेक्टिफायर होती है ये जो एक दूसरे की उल्टी होती है, एक दूसरे की अपोजिट होती हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, ऑसिलेटर का काम क्या होता है, डीसी टू एसी। बात समझ में आ गई ना, ठीक है। तो ऑसिलेटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच इज यूज्ड टू कन्वर्ट डायरेक्ट करंट टू अल्टरनेटिंग करंट। तो ये 3 प्रकार की डिवाइसेस हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक्स में हम यूज करते हैं इसको। तो इन तीनों प्रकार की डिवाइस को आप लोगों को पढ़ना है अच्छे से। ठीक है बेटा, तो ये 3 प्रकार की डिवाइसेस हो गई। अब हम जो पढ़ने जा रहे थे वो पढ़ने जा रहे थे एप्लीकेशंस ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। तो पीएन जंक्शन डायोड का जो सबसे बड़ा एप्लीकेशन है वो यही है कि वी यूज पीएन जंक्शन डायोड एज ए रेक्टिफायर। मीन्स हम एक पीएन जंक्शन डायोड की सहायता से एसी करंट को डीसी में कन्वर्ट कर सकते हैं। एंड दीज रेक्टिफायर आर ऑफ 2 टाइप्स इन पीएन जंक्शन डायोड। नंबर फर्स्ट रेक्टिफायर इज कॉल्ड हाफ वेव रेक्टिफायर एंड नंबर सेकेंड रेक्टिफायर इज कॉल्ड फुल वेव रेक्टिफायर। तो हम इन दोनों रेक्टिफायर को एक एक करके पढ़ेंगे और एक एक करके अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर इनसे एक क्वेश्चन एग्जाम में वो आपसे 100% पूछेगा, ये चीज़ निश्चित है। बात क्लियर है ना। तो हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर को आप लोगों को अच्छे से पढ़ना है। तो इसका जो एप्लीकेशन है पहला हम पढ़ते हैं, ठीक है ना। इसका जो पहले एप्लीकेशन क्या है वो है पीएन जंक्शन डायोड, पीएन जंक्शन डायोड एस ए रेक्टिफायर, ठीक है ना, एज ए रेक्टिफायर। तो इसके लिए पहला एप्लीकेशन है। अब इसमें चाहे तो हम 1-2 लाइन लिख ही सकते हैं, सच एज जैसे रेक्टिफायर के बारे में लिख सकते हैं इसको, रेक्टिफायर is an electronic device which is used to convert an AC signal to डीसी सिग्नल। बात समझ में? तो रेक्टिफायर क्या है, रेक्टिफायर एक डिवाइस होती है जो किसके लिए यूज़ की जाती है, एसी करंट को डीसी करंट में चेंज करने के लिए यूज़ की जाती है, कन्वर्ट करने के लिए यूज़ की जाती है, ठीक है ना। तो इसका जो एप्लीकेशन है वो सबसे बड़ा एप्लीकेशन यही है। एंड द रेक्टिफायर आर ऑफ 2 टाइप्स, जिसको हम बोलते हैं नंबर फर्स्ट, दीज आर ऑफ 2 टाइप्स। नंबर फर्स्ट इसमें कौन सा आ जाएगा, नंबर फर्स्ट इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं, नंबर फर्स्ट हाफ वेव रेक्टिफायर एंड नंबर सेकेंड फुल वेव रेक्टिफायर। बस समझ में आ गई। तो हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर, इससे एक क्वेश्चन आपको 100% एग्जाम में आना है। तो हम जो रेक्टिफायर की बात करते हैं, पीएन जंक्शन डायोड किस तरीके से यूज़ किया जा सकता है, पीएन जंक्शन डायोड को हम रेक्टिफायर के रूप में यूज़ कर सकते हैं। सो नंबर फर्स्ट जो इसका एप्लीकेशन होगा, पीएन जंक्शन डायोड एज ए हाफ वेव रेक्टिफायर। नंबर सेकेंड, पीएन जंक्शन डायोड एज ए फुल वेव रेक्टिफायर, ठीक है ना। तो इसको हम पहला लिखते हैं, पीएन जंक्शन डायोड एज ए हाफ वेव रेक्टिफायर। ठीक है ना। पीएन जंक्शन डायोड किसके रूप में, हाफ वेव रेक्टिफायर के रूप में। तो रेक्टिफायर तो हमने आपको बता दिया कि रेक्टिफायर क्या होता है। देखिए, पीएन जंक्शन डायोड को हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर के रूप में यूज़ करने का इसका एक अलग सिद्धांत है। वो जरा समझिए कि अगर हम एक चीज़
ध्यान रखिए कि हमें जो कन्वर्ट करना है, किसे कन्वर्ट करना है, हमें एसी को कन्वर्ट करना है और किस में कन्वर्ट करना है, डीसी में कन्वर्ट करना है। तो एसी को जो है एसी करंट का हम देखते हैं तो हमारे पास जो एसी करंट होती है वो कुछ इस तरीके की होती है, ठीक है ना। और डीसी करंट हमारे पास ये होती है, जैसे ये मान लिया ये लाइन ओरिजिन है तो डीसी करंट हमारे पास ये होगी, ठीक है ना। एसी करंट उस करंट को हम बोलते हैं जो टाइम के साथ वेरी करती है, चेंज होती है। डीसी करंट टाइम के साथ वेरी नहीं होती है, एक जैसी रहती है, उस पर टाइम का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है और ये टाइम के साथ क्या करती है, वेरी करती है, ठीक है ना। लो पहले यहाँ से लो से स्टार्ट होती है, हाई एम्पलीट्यूड पर जाकर फिर से लो जाती है, ठीक है ना। फिर ये नेगेटिव साइड में फिर से हाई एम्पलीट्यूड हो गया नेगेटिव साइड पर, फिर से ये जीरो, यहाँ तक इसका 1 साइकिल कंप्लीट होता है, ठीक है। अब जरा देखिए ध्यान से, इसको हम बोलते हैं, ये जो ऊपर की साइड होती है इसको हम पॉजिटिव साइड बोलते हैं और इसको हम नेगेटिव साइड बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसमें हमने पहला जो पढ़ना है वो पढ़ना है पीएन जंक्शन डायोड एज ए हाफ वेव रेक्टिफायर। कौन सा रेक्टिफायर, हाफ वेव। तो हमने क्या करना है, हाफ वेव, ये हाफ वेव हो गई इनपुट सिग्नल की, तो इस वाले रेक्टिफायर में हम केवल इसके आधे सिग्नल का यूज़ करते हैं, हाफ सिग्नल का यूज़ करते हैं, हाफ वेव का यूज़ करते हैं, इसलिए हम इसको बोलते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर। बात क्लियर। दूसरा फुल वेव रेक्टिफायर में जो यहाँ से लेकर यहाँ तक का एक ये पूरा फुल हो गया, फुल साइकिल हो गया ना। तो पूरा साइकिल जिस रेक्टिफायर में यूज होता है उसको हम बोलते हैं फुल वेव रेक्टिफायर। तो इन दोनों का प्रिंसिपल समझ में आएगा कि हम किसको हाफ वेव रेक्टिफायर बोलते हैं और किसको हम फुल वेव रेक्टिफायर बोलते हैं और क्यों बोलते हैं। एसी सिग्नल का जब हाफ साइकिल किसी भी रेक्टिफायर में यूज़ किया जाता है तो उस रेक्टिफायर को हम बोलते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर। अब जब उसी एसी सिग्नल का फुल साइकिल किसी भी रेक्टिफायर में यूज़ किया जाता है तो उस रेक्टिफायर को हम बोलते हैं फुल वेव रेक्टिफायर। बच्चे अब तो बात क्लियर हो गई होगी बिल्कुल, ठीक है ना। हम कौन सा पढ़ने जा रहे हैं, हाफ वेव रेक्टिफायर। जी ठीक है ना, हाफ वेव रेक्टिफायर। करते क्या है, हम प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल लेते हैं। प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल लेने के बाद जो एसी इनपुट होता है वो हम प्राइमरी कॉइल पर जॉइंट करते हैं। एसी सिग्नल को हमने कहाँ पर लगा रखा है, प्राइमरी कॉइल पर लगा रखा है, और हमने सेकेंडरी कॉइल और प्राइमरी कॉइल को पास रख दिया है, जिससे कि इंडक्शन की वजह से अगर हम इसमें करंट चेंज करते हैं तो उसी इंडक्शन की वजह से इसमें भी करंट क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो हमारे पास दो कॉइल्स होती हैं, एक होती है प्राइमरी कॉइल्स, दूसरी होती है सेकेंडरी कॉइल, ठीक है ना। ये होगी हमारे पास प्राइमरी कॉइल, this is primary coil and this is secondary coil. Primary coil is denoted by P as secondary coil is denoted by S, and this end is A और S1 या फिर A बोल लीजिए या फिर S1 बोल लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। इसको A ही बोल लीजिए। This end is A and this end is B, ठीक है ना। चाहो तो उसको S1 S2 बोल दो क्योंकि इधर S1 S2 and this is P1, this is P2, and B apply input signal at here. This is AC input, ठीक है ना। This is AC, this is AC input। तो हमने AC input को कहाँ लगाया, प्राइमरी कॉइल पर। एसी इनपुट को हमने कहाँ लगा रखा बच्चे, एसी इनपुट को हमने प्राइमरी कॉइल पर लगा रखा है। अब प्राइमरी कॉइल में जैसे हम इसको अप्लाई करते हैं, की ऑन करते हैं, इसमें क्या होती है, करंट फ्लो होनी स्टार्ट होती है, क्योंकि ये पूरा एक सर्कल है, पूरा एक सर्किट है, तो इस सर्किट में करंट फ्लो होनी स्टार्ट होती है। अब जब इस सर्किट में करंट फ्लो होगी तो इंडक्शन की वजह से इस सर्किट में भी करंट आ जाएगी। तो आप लोगों को पता होगा इंडक्शन फ्लो आप लोगों ने पढ़ रखी होगी, ठीक है ना। अब सुनिए, ये इसका फर्स्ट हाफ साइकिल है, ये इसका सेकंड हाफ साइकिल है। ये फर्स्ट हाफ साइकिल पॉजिटिव है, ये सेकंड हाफ साइकिल नेगेटिव है, ठीक है ना। इसका जो सिरा, इसका जो एंड है S1 S2, इसके दो एंड हैं। अब क्योंकि जो इसका सिद्धांत है, अब बताते हैं हमने क्या किया। इसका जो एंड था S1 उस पर हमने एक डायोड लगाया, पीएन जंक्शन डायोड इस तरीके से लगाएंगे, ठीक है ना। इस तरीके से हमने इस पर एक डायोड लगाया और हमें आउटपुट कहाँ प्राप्त करना है, हमें आउटपुट लास्ट टाइम प्राप्त करना होता है। तो हमने यहाँ पर एक लोड रेजिस्टेंस लगा दिया RL, और ये हमें क्या मिलेगा यहाँ से आउटपुट,
बात क्लियर होगी ना यहाँ तक? ठीक है ना? ठीक, तो हमने क्या किया, हमने एक प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल ले रखी है। प्राइमरी कॉइल पर हमने एसी सिग्नल लगाया है। सेकेंडरी कॉइल के एक एंड पर हमने पीएन जंक्शन डायोड को क्या कर दिया है, जोड़ दिया है। और पीएन जंक्शन डायोड का जो दूसरा सिरा है वो आर लोड से जुड़ा हुआ है, और सेकेंडरी कॉइल का जो सिरा S2 एंड S2 है वो RL के दूसरे एंड से जुड़ा हुआ है। तो इस तरीके से ये हमारा सर्किट कंप्लीट होता है। जब सर्किट कंप्लीट होगा तो हमें इसमें करंट फ्लो होगी, वो हम इसमें देख सकते हैं। ठीक है ना? क्योंकि करंट फ्लो होने के लिए सर्किट कंप्लीट होना आवश्यक है। सुनिए ज़रा ध्यान से, हमने इसमें अच्छा ये जो प्रिंसिपल होता है रेक्टिफायर का, मैं बता दूं आपको। जो पीएन जंक्शन डायोड का प्रिंसिपल है वो क्या होता है, पीएन जंक्शन डायोड को हमने दो बायसिंग की थी, एक फॉरवर्ड बायसिंग की थी, दूसरी रिवर्स बायसिंग की थी। अब इसका जो प्रिंसिपल है जो हम रेक्टिफायर में यूज़ करते हैं, इसका जो प्रिंसिपल वो ये है कि फॉरवर्ड बायस में ये करंट को अलाउ करता है। ठीक है ना? फॉरवर्ड बायस में पीएन जंक्शन डायोड करंट को अलाउ करता है, पास होने देता है। रिवर्स बायसिंग में पीएन जंक्शन डायोड करंट को अलाउ नहीं करता है, मींस पास नहीं होने देता है। बात क्लियर होगी नहीं होगी यहाँ तक? ठीक है, यही इसी सिद्धांत का हमने हाफ वेव और फुल वेव रेक्टिफायर में यूज़ करना है कि फॉरवर्ड बायस में तो पीएन जंक्शन डायोड, लिख लीजिए क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में कि कौन सा सिद्धांत, कौन सा ऐसा प्रिंसिपल है जो हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर में यूज़ किया जाता है। तो बस यही यूज़ किया जाता है, यही सिद्धांत है कि पीएन जंक्शन डायोड फॉरवर्ड बायस में करंट को अलाउ करता है और पीएन जंक्शन डायोड रिवर्स बायस में करंट को अलाउ नहीं करता है। सीधी सी बात है, अगर फॉरवर्ड बायसिंग होगी तो करंट निकलेगी, और अगर रिवर्स बायसिंग होगी तो करंट पीएन जंक्शन डायोड से नहीं निकलेगी। क्लियर? ठीक, देखिए पीएन जंक्शन डायोड को मैंने जोड़ रखा है। अब करना क्या है, हमने पहले फर्स्ट हाफ साइकिल लिया। क्या लिया? हमने फर्स्ट हाफ साइकिल लिया और हमने देखा फर्स्ट हाफ साइकिल के लिए ये जो इसका एंड है P1, क्योंकि पॉजिटिव से स्टार्ट हुआ है, तो एक साइड का क्या होगा, ये हो गया पॉजिटिव। ये फर्स्ट हाफ साइकिल की बात करिए इतने की, इसके लिए ये पॉजिटिव हो गया और ये क्या हो गया, नेगेटिव। फर्स्ट हाफ साइकिल के लिए ये पॉजिटिव हो गया, ये क्या हो गया, नेगेटिव। अब इंडक्शन की वजह से ये भी क्या हो गया, इंडक्शन की वजह से ये भी पॉजिटिव हो गया फर्स्ट के लिए, और ये क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। बात हो गई क्लियर यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं है। अब जब ये एंड इसका पॉजिटिव हो गया तो हमको पता है ये इसका तीसरा होता है, ये इसका तीसरा होता है। अब हमने पीएन जंक्शन डायोड के पी सिरे को पॉजिटिव से ऐड किया है, तो पीएन जंक्शन डायोड कौन सी बायसिंग में होगा, फॉरवर्ड में या रिवर्स बायसिंग में? पीएन जंक्शन डायोड फॉरवर्ड बायसिंग में होगा। और अभी अभी हमने पढ़ रखा था कि पीएन जंक्शन डायोड फॉरवर्ड बायस में करंट को अलाउ करता है, मीन्स करंट फ्लो होगी। बात क्लियर हुई नहीं हुई? फिर से सुनिए। हमने क्या किया, प्राइमरी कॉल पर जो हमने एसी सिग्नल लगाया है उसका हाफ साइकिल हमने यूज़ किया, और हाफ साइकिल के लिए ये जो सिरा था P1, ये सिरा था P1, ये पॉजिटिव हो गया, ये सिरा P2 नेगेटिव हो गया। अब ड्यू टू इंडक्शन दिस इज आल्सो पॉजिटिव एंड दिस इज नेगेटिव, एंड ड्यू टू दिस एंड इज पॉजिटिव एंड दिस एंड इज कनेक्टेड विद P साइड ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। ठीक है ना? सो पीएन जंक्शन डायोड इज इन फॉरवर्ड बायसिंग एंड द प्रिंसिपल ऑफ diode is called that in forward biasing it allows current, so this circuit is complete as, देखिए यहाँ पर करंट यहाँ से गई, ये पूरा सर्किट कंप्लीट होता है यहाँ तक, करंट क्या होगी, करंट इसमें फ्लो होगी, इसका मतलब आउटपुट हमें यहाँ पर मिल जाएगा। बात क्लियर होगी ना? तो हमें क्या मिला, फर्स्ट हाफ साइकिल की हमें करंट मिलती है यहाँ पर। तो हम यहाँ पर जरा इनपुट और आउटपुट इसको दिखाते हैं, जरा यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर बना लेती है इसको। ठीक है ना? यहाँ पर ये हमने बनाया एसी इनपुट, ये क्या है, इनपुट है,
इनपुट और हमने कौन सा लगाया है, एसी। ठीक है ना, ये हमने बनाया है, इसे हम देख लेते हैं। ये इनपुट और आउटपुट का करंट हम यहाँ पर बना लेते हैं बेटा, जिससे कि आपको अच्छे समझ में आ जाए। ठीक है ना, क्योंकि ये तो आगे तक भी होगा, तो हम इसको आगे ऐसे डॉट डॉट इस तरीके से दिखा सकते हैं। ठीक है ना, तो ये एसी इनपुट हो गया, क्योंकि हमने एसी इनपुट में लगा रखा है। आउटपुट हमें कहाँ से मिलना है, डीसी से मिलना है। जब हमने इसका फर्स्ट हाफ साइकिल यूज़ किया था तो क्या हमें करंट मिली थी, आंसर हाँ मिली थी, करंट हमें मिली थी। तो जो करंट हमें मिली थी, हाँ फर्स्ट हाफ साइकिल में हमें करंट मिली। बात क्लियर हो गई। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट हाफ साइकिल की। ठीक है ना, अब देखिए जरा नेक्स्ट हाफ साइकिल देखिए। इस नेक्स्ट हाफ साइकिल के लिए, इसके लिए नेक्स्ट हाफ साइकिल के लिए P1 कैसे हो जाएगा, नाउ P1 इज नेगेटिव, P1 इज नेगेटिव एंड P2 इज पॉजिटिव। ठीक है ना, फॉर नेक्स्ट हाफ साइकिल P1 इज नेगेटिव, P2 इज पॉजिटिव। सिमिलरली ड्यू टू इंडक्शन S1 विल बी आल्सो नेगेटिव एंड S2 विल बी आल्सो पॉजिटिव। बात क्लियर हो गई। तो नेक्स्ट हाफ साइकिल के लिए जो कॉइल P1 है, ठीक है ना, उस कॉइल P, जो कॉइल P है उसका जो एंड है P1 वो नेगेटिव होगा और एंड P2 इसका पॉजिटिव होगा। एंड P2 क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अब जैसे ही ये पॉजिटिव नेगेटिव हुआ तो इंडक्शन की वजह से S1 भी नेगेटिव हो जाएगा, S2 क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। जब S1 नेगेटिव हो गया तो जरा फिर से देखिए, इस नेगेटिव को हमने P एन जंक्शन डायोड के P से जोड़ रखा है। तो जब हम नेगेटिव को P एन जंक्शन डायोड के P से जोड़ते हैं तो P एन जंक्शन डायोड की कौन सी बायसिंग होती है, तो P एन जंक्शन डायोड की रिवर्स बायसिंग होती है। और अभी हमने प्रिंसिपल पढ़ा था कि जब P एन जंक्शन डायोड रिवर्स बायसिंग में होगा तो ये करंट को अलाउ नहीं करेगा। सो इस साइकिल के लिए क्या इसमें कोई करंट बहेगी, आंसर है नहीं बहेगी। नहीं आया समझ में, फिर से सुनिए। सुनिए जरा फिर से। इस हाफ साइकिल के लिए अगले हाफ, हमने फर्स्ट हाफ साइकिल तो यूज़ किया था, अगले हाफ साइकिल के लिए नेगेटिव हो गया थी, ये पॉजिटिव हो गया था। इंडक्शन की वजह से ये भी नेगेटिव हो जाएगा, ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। अब ये नेगेटिव इसके P से जुड़ा है, इसका मतलब इसकी कैसी वाइसिंग, रिवर्स वाइसिंग। जब इसकी रिवर्स वाइसिंग करंट को अलाउ नहीं करेगा। क्लियर हो गई। तो इसका मतलब इस वाले हाफ साइकिल में हमें कोई करंट नहीं मिलेगी। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं, क्योंकि अब फिर से ये वाला हाफ साइकिल आ गया, क्योंकि ये तो केवल छोटा सा सिग्नल दिखाया गया है। ठीक है ना, इस तरीके से आगे जाएंगे तो इस तरीके से ये वाला हाफ साइकिल आ गया। अब इस वाले हाफ साइकिल के लिए ये फिर से पॉजिटिव हो जाएगा, ये फिर से क्या हो जाएगा, नेगेटिव। बात क्लियर हो गई। ये फिर से क्या होगा, पॉजिटिव, ये क्या होगा, नेगेटिव। अब ये पॉजिटिव होगा तो ये भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव। ये पॉजिटिव होगा तो इसकी कैसी बायसिंग, फॉरवर्ड बायसिंग। कैसी बायसिंग, फॉरवर्ड बायसिंग। फॉरवर्ड बायसिंग करंट अलाउ और नॉट, यस करंट अलाउ। करंट क्या होगी, फ्लो होगी, मीन्स करंट हमें मिलेगी। नेक्स्ट फिर से ये वाला हाफ साइकिल, इस वाला हाफ साइकिल की फिर से पॉजिटिव, फिर से नेगेटिव, फिर से पॉजिटिव, फिर से नेगेटिव, सॉरी फिर से नेगेटिव, फिर से पॉजिटिव। ठीक है ना, फिर से नेगेटिव, फिर से पॉजिटिव। नेगेटिव को हमने फिर से P से जोड़ रखा, कोई करंट नहीं मिलेगी। ठीक है ना, कोई करंट नहीं मिलेगी, इसका हाफ साइकिल में कोई करंट नहीं मिली है। अब इसके आगे का जो हाफ साइकिल होगा उसमें हमें इस तरीके से ये वाली करंट मिल जाती है। इस तरीके से, ठीक है ना। तो हमने देखा कि हमें डीसी मिल रही है, लेकिन कौन सा डीसी, इसको हम पल्सेटिंग डीसी बोलते हैं। कौन सी, पल्सेटिंग। एक तो स्टेडी डीसी होती है और इस तरीके की जो डीसी होती है उसको हम पल्सेटिंग डीसी बोलते हैं। तो हमें डीसी मिलती है। ठीक है, तो इस तरीके से इसमें केवल आपने देखा, जैसा कि हमने पढ़ रखा था पहले, कि इसमें हम केवल हाफ वेव का यूज़ होता है। इसमें केवल कितनी वेव का, हाफ वेव का यूज़ होता है, इसलिए हम इसको हाफ वेव रेक्टिफायर बोलते हैं। तो हमने ये देखा भी कि इसमें केवल ये वाला हाफ वेव यूज़ हो रहा था और इस वाले हाफ वेव का इसमें कोई यूज़ नहीं था। इसलिए इस रेक्टिफायर को हम बोलते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर, बिकॉज दिस रेक्टिफायर यूज ओनली हाफ वेव ऑफ इनपुट एसी सिग्नल। ठीक है ना। अब आउटपुट में हमें करंट मिली, आउटपुट में हमें करंट मिली, तो इसका मतलब हमने ये सिद्धांत पूरा पढ़ लिया। सिद्धांत क्या पढ़ा हमने, इसको पढ़ लिया। अब
यहाँ से स्पष्ट रूप से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर करंट मिल रही है, यहाँ पर करंट नहीं मिल रही है, फिर से करंट मिल रही है, फिर से करंट नहीं मिल रही है, फिर से मिल रही है, फिर से नहीं मिल रही है। तो इसका जो हाफ साइकिल है एसी इनपुट का वो यूजलेस है, वास्ट जा रहा है, उसका कोई यूज़ नहीं हो रहा है। तो हमने क्या किया, जैसे अगर हम एग्जाम्पल दें तो हमने 100 वाट एनर्जी दी। कितनी दी? 100 वाट। अब हाफ साइकिल तो यूज़ हुआ नहीं, तो कितना यूज़ हुआ? केवल 50 यूज़ हुआ। कितना यूज़ हुआ है? 50। अब 50 यूज़ जब हुआ तो उसमें से कुछ ना कुछ कंजप्शन हो जाएगा, तो 50 में से कितना मिल सकता है? 50 से कम ही मिलेगा। क्या मिलेगा? 50 से कम ही मिलेगा। और जो हाफ वेव रेक्टिफायर होता है उसकी जो एफिशिएंसी होती है, आपको पता होना चाहिए कि एफिशिएंसी हम कैसे निकालते हैं। एफिशिएंसी ईटा इक्वल टू आउटपुट ओवर इनपुट। आउटपुट कितना मिल रहा है? हमने इनपुट कितना लगाया है, तो इसकी एफिशिएंसी होती है 40.6 होती है। मतलब अगर हम 100 वाट एनर्जी, अगर हम 100 एनर्जी यहाँ पर 100 वोल्ट एनर्जी लगाते हैं, 100 वोल्ट लगाते हैं यहाँ पर, तो हमें आउटपुट में कितना मिलेगा? 40.6। इट इज़ वेरी लो, बहुत कम है। बाकी सब कहाँ जा रहा है? बाकी सारी की सारी एनर्जी वेस्ट हो रही है, थोड़ी एनर्जी वेस्ट हो रही है। और इतनी एनर्जी वेस्ट हमको करना सही नहीं है। मीन्स इतनी ज़्यादा एनर्जी वेस्ट हम नहीं कर सकते, वरना हमें इतनी ज़्यादा एनर्जी हम कहाँ से लेकर आएंगे, ठीक है ना। तो इस ये जो हाफ वेव रेक्टिफायर होता है, इसलिए हम हाफ वेव रेक्टिफायर का यूज़ नहीं करते हैं। हाफ वेव रेक्टिफायर केवल सिद्धांत बताता है कि आगे जो हम फुल वेव रेक्टिफायर यूज़ करेंगे उसको हम यूज़ करेंगे कैसे। हाफ वेव रेक्टिफायर केवल एक क्राइटेरिया देता है कि कैसे एक रेक्टिफायर एसी को डीसी में कन्वर्ट कर देता है। बात कही होगी। तो एफिशिएंसी भी याद रख लीजिए इसकी। अगर इसका कभी एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि व्हाई वी डोंट यूज़ हाफ वेव रेक्टिफायर फॉर रेक्टिफिकेशन, सॉरी, तो बड़ा सिंपल सा आंसर दे देना है आपको। वी कैन नॉट यूज़ हाफ वेव रेक्टिफायर एज वी नो दैट देयर इज़ मोर पावर कंजप्शन, मीन्स वास्ट ऑफ पावर। पावर का जो वास्ट हो रहा है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है, पावर हमारी सब वेस्ट जा रही है, इसलिए हम इसका यूज़ नहीं करते हैं। क्योंकि इसकी जो एफिशिएंसी होती है वो भी बहुत कम होती, 40.6 होती है इसकी एफिशिएंसी। बात क्लियर होगी यहाँ तक। अब किसी बच्चों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये हाफ वेव रेक्टिफायर यहाँ तक पढ़ते हैं हम, इसको याद रखना। हाफ वेव रेक्टिफायर का यूज़ बहुत कम किया जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें जो इनपुट एसी का आधा सिग्नल होता है, आधा जो चक्र होता है वो वेस्ट जाता है, बेकार जाता है, उसका कोई यूज़ नहीं होता है। इसी वजह से इसकी जो एफिशिएंसी होती है वो 40.6 होती है, जो बहुत कम है। इतनी पावर हम वेस्ट नहीं कर सकते। ठीक, तो यहाँ तक पढ़ा हमने। ये इसका हो गया मेन। इसका जो क्वेश्चन है यहीं से बन सकता है, ठीक है ना। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम पढ़ेंगे फुल वेव रेक्टिफायर और देखेंगे कि कैसे फुल वेव रेक्टिफायर हम यूज़ करते हैं और कैसे एक फुल वेव रेक्टिफायर का यूज़ करके, ठीक है ना, फुल वेव रेक्टिफायर का यूज़ करके किस तरीके से हम जो कन्वर्टेड डीसी है उसको कैसे हम यूज़ करते हैं। और नेक्स्ट लेक्चर में हम ये भी पढ़ेंगे कि एक जो फिल्टर होता है, फिल्टर, ठीक है ना, क्योंकि फिल्टर जो होता है उसका यूज़ क्या होता है, क्योंकि फिल्टर भी एक डिवाइस होती है, वो हमारे सिलेबस में दे रखी है, तो हमें उसे भी पढ़ना है। तो ये सब हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करते हैं।